तो क्या हाल है? बढ़िया सब। तो हमने कल तक कहाँ पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था? सॉरी, हमने कल पढ़ा था कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, क्रोनोलॉजी के साथ पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा था? सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। और फिर हमने क्या बताया था कि जो सेल को देखने के लिए हमें नेकेड आई की जरूरत नहीं पड़ती, हमें एक माइक्रोस्कोप चाहिए। और हमने लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करी थी, जिसके टाइप्स वगैरह और इसके पार्ट्स वगैरह पढ़े थे। ठीक है, आई पीस, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और हमने इसके बाद हमने पढ़ा था सेल का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल के अंदर हमने किस किस के बारे में बात करी थी? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये तीन चीजें जो है वो सेल में होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था? सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। राइबोसोम्स तो भी पढ़ना है। तो हमने बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, जिसमें हमने फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब हमने आगे फर्दर डिटेल में बात करनी है कि सेल का इंटीरियर कैसा होता है। हमने किसके बारे में बात करनी है? सेल का इंटीरियर कैसा होता है। अब देखो, सेल के एक्सटीरियर में तो हमने देख लिया। ठीक है, सेल का क्या पढ़ना है हमने? इंटीरियर। इंटीरियर। सेल का एक्सटीरियर हमने पढ़ लिया, सेल का हम पढ़ेंगे इंटीरियर। ये सेल का बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था डिटेल में। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ पे अंदर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है काफी सारी। ठीक है, तो हमने उन ऑर्गेनेलिस के बारे में और सेल के इंटीरियर जो भी कंटेंट्स हैं सेल के, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो सेल के अंदर मैं ये बात करूं, आपको ये समझना, तीन चीजें होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? बाहर। उसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म किन दो चीजों से बनता है ये हमने देखना है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म बनता है प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जो जेली लाइक सब्सटेंस या लिक्विड प्रेजेंट होता है उसके अंदर, जेली लाइक सब्सटेंस, मीडियम जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के बाद हमारे पास होती है यहाँ पे ऑर्गेनेलिस, जिनका काम होता है ऑर्गेनाइज करना, यानी कि कोऑर्डिनेट करना बिटवीन द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? ऑर्गेनेलिस। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ना है कि ऑर्गेनेलिस प्लस प्रोटोप्लाज्म, ये बात याद रखना आपने, ये मिलकर बनाता है साइटोप्लाज्म। क्या बनाता है? साइटोप्लाज्म। तो ऑर्गेनेलिस क्या है? जो अलग अलग ऑर्गेनेलिस, जैसे हमारे पास गोल्गी अपरेटस आप पढ़ोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ोगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ोगे, प्लास्टिड्स पढ़ोगे, ये सारी की सारी क्या है हमारे पास? ऑर्गेनेलिस। सारी की सारी क्या है यहाँ पे? ऑर्गेनेलिस। और सारी की सारी हमारे पास क्या है? ऑर्गेनेलिस। और ये जो जेली लाइक सब्सटेंस जिसके अंदर ये फ्लोट कर रही होती हैं, ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है, ये जो आप येलो येलो कलर का देख रहे हो ना बीच में, देखना ये मैं थोड़ा और बड़ा करके दिखा देता हूं। ये येलो कलर का सब्सटेंस देख रहे हो जिसके बीच में ऑर्गेनेलिस पड़ी हुई है। ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म है। ये एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, बात। हाँ, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन प्लस लिपिड होता है। हाँ, वो कैसे सिंथेसाइज होता है वो हमने पढ़ना है अभी। इतनी बात समझ में आ गई? प्रोटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलिस में कोई डाउट? ये बीच में सारी, ये देखो, दोबारा देख लो, ये ऑर्गेनेलिस हैं सारी की सारी। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्गी अपरेटस,
ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये सारी की सारी जो है ये ऑर्गेनेलिज हैं, और बीच में ये जो येलो कलर का आपको नजर आ रहा है ये क्या है, यहाँ पे फ्लूइड है जिसका नाम हमने क्या दिया, प्रोटोप्लाज्म। तो ऑर्गेनेलिज और प्रोटोप्लाज्म दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या बनेगा, साइटोप्लाज्म। तो क्या बनेगा, साइटोप्लाज्म। इतनी बात याद रखना आप ना, इतनी बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारे पास जो सेल्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। कौन से सेल होते हैं, नहीं, सेल बेसिकली दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब एक बात याद रखना, आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, बच्चे इसको बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसको इस तरीके से समझो, एक ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर हमने बोला है कि न्यूक्लियस होना चाहिए, हमने क्या बोला था, न्यूक्लियस होना चाहिए। तो करियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, करियो का मतलब क्या होता है, करियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। और यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और करियो का मतलब होता है, करियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ट्रू न्यूक्लियस, तो जो ट्रू न्यूक्लियस जिनके अंदर प्रेजेंट होगा, मैंने क्या बोला, यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस, तो ट्रू न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट होगा किसके अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर। पर यहां पे दिया हुआ प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस की बात करी हुई है। जनरली क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है कि डीएनए और जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है लूजली, विदाउट एनी बॉडी, ठीक है। तो हम इसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोल देते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, ये पुराना मॉडल है, पहले फोन कैसे आते थे हमारे पास, नोकिया 3310, ठीक है, नोकिया 3310, सैमसंग का वो गुरु वाला फोन आता था। अब हमारे पास बड़े बड़े फोन आने लग गए, आईफोन आने लग गया है, सैमसंग के फोन बढ़िया वाले आने वाले शुरू हो गए हैं, वीवो, ओप्पो। तो इवॉल्व हुई हैं चीजें। तो प्रिमिटिव भी है, पहले जब लाइफ धरती पे बन रही थी, ये उस टाइप के ऑर्गेनिज्म है, उस टाइप से ऑर्गेनिज्म ये चलते आ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक वाले। तो इनके अंदर आपको कोई भी ट्रू न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन प्रिमिटिव न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में वही चीज लिखी है कि ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन जो यूकैरियोटिक है उसके अंदर एब्सेंट है। लेकिन न्यूक्लियस, जो ट्रू न्यूक्लियस हमारा होता है, जो हमारा ट्रू न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वो हमारा यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। पुरानी एनसीईआरटी आप देखोगे, उसमें यूकैरियोटिक लिखा हुआ है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में सबसे पहला डिफरेंस ये होगा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में सबसे पहला डिफरेंस ये होगा कि इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। तो इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। और प्रिमिटिव न्यूक्लियस की मैं बात करूं तो, प्रिमिटिव न्यूक्लियस की मैं बात करूं तो ये प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, दूसरी बात,
इसका यूकैरियोटिक का साइज बड़ा होगा, जो एनसीईआरटी में यहां मेंशन है 10 to 100 माइक्रोमीटर, लेकिन प्रोकैरियोटिक में 1 to 10 माइक्रोमीटर होगा। और इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोकैरियोटिक के, मैंने आपको बताया था कि लाइफ जो है वो एक सेल से शुरू होती है, और प्रोकैरियोटिक हमारे पास पुराने वाले जो अभी जिनसे हमारा एवोल्यूशन होना है, जिनसे हमारा एवोल्यूशन हुआ था कुछ साल पहले, ये उनकी कैटेगरी में आते हैं प्रोकैरियोटिक। और इनके अंदर हमें मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कोई एग्जांपल बता सकता है? यूनिसेलुलर का कोई एग्जांपल बता सकता है क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें दोनों होते हैं, यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है। यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर। बताओ यार, आंसर दिया करो, क्लास में आंसर देना बहुत जरूरी होता है। बात समझ में आ रही है? यूनिसेलुलर की कोई भी एक मेरे को ऑर्गेनिज्म बता दो जो यूनिसेलुलर है। काई क्या? एल्गी यूनिसेलुलर भी होती है, हाँ, और मल्टी सेलुलर भी होती है। फंगस मल्टी सेलुलर है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सबसे प्रोकैरियोटिक नाम सुनते ही आपके दिमाग में बैक्टीरिया आना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक। जो आपने बताया दूसरे एग्जांपल एल्गी, प्रोटिस्टा वगैरह, ये सब जो है यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। कुछ मतलब इनमें डिस्टिंक्शंस हैं थोड़ी बहुत, लेकिन प्रोकैरियोटिक जो है वो हमारा सीधा सीधा आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप एग्जांपल दोगे क्या? बैक्टीरिया, विदाउट एनी कंफ्यूजन, बैक्टीरिया। ठीक है, अब एक चीज और, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। अगर ये मेरे पास प्रोकैरियोटिक सेल है, वैसे प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा नहीं नजर आता, ऐसा नजर आएगा तकरीबन तुम्हें, ऐसा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, तुमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है कि नहीं होता, तुम बोलोगे क्या? नहीं। क्यों नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, क्यों? वो तो मुझे पता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, अभी मैं पढ़ाऊंगा, डबल मेम्ब्रेन होती है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं होंगी, एब्सेंट होंगी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होंगी, और यहाँ पे यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होंगी। माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, प्लास्टिड्स भी होंगे, सब कुछ होगा। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्लियर किया, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस बोला है। ठीक है, आप दोनों नाम ले सकते हो। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रिमिटिव न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलोगे? प्रोकैरियोटिक, बोलो साथ साथ, प्रोकैरियोटिक। अगर आपसे पूछा जाए कि मेम्ब्रेन प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो है वो किसमें एब्सेंट होगा, यूकैरियोटिक। आपसे पूछा जाए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक। और अगर आपसे पूछा जाए कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट होगा, तो आप क्या बोलोगे? प्रोकैरियोटिक। वेरी गुड। तो आपको ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस आना चाहिए, ये एग्जाम्स में बहुत बारी पूछा जाता है। ओके, तो जैसे हमने न्यूक्लियस के ऊपर ये डिवीजन करी है, तो न्यूक्लियस के बारे में ही डिस्कस करते हैं हम। बेसिकली हमारे जो न्यूक्लियस है वो इस टाइप का नजर आता है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें,
तो न्यूक्लियस का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से हमें नजर आएगा। अब न्यूक्लियस में आपको देखो ध्यान से क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे धागे धागे नजर आ रहे हैं, थोड़ा अच्छे से और देखो क्या नजर आ रहा है, धागे धागे नजर आ रहे हैं, ये पर्पल कलर के धागे क्या होते हैं, ये क्रोमैटिन मटेरियल होता है, ये इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। ये जो थ्रेड लाइक नेटवर्क नजर आ रहा है इसको हम बोलेंगे क्या, क्रोमैटिन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या होंगे, क्रोमैटिन। अब जब सेल डिवाइड करना शुरू होता है, जब भी सेल डिवाइड करना शुरू होता है तो न्यूक्लियस का साइज हमेशा इंक्रीज होता है, ये बात आप पढ़ोगे, न्यूक्लियस का साइज हमेशा इंक्रीज होता है। और न्यूक्लियस के अंदर एक चेंज और आता है जब सेल डिवाइड होता है, क्रोमैटिन जो है, क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोसोम्स में बदलना शुरू हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स में बदलना शुरू हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स में बदलना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे तो आप देख रहे हो यहाँ पे इरेगुलर सा थ्रेड लाइक नेटवर्क है, ऐसे थ्रेड पड़े हुए हैं। तो अब जब ये सेल डिवाइड होगा, जब सेल क्या होगा, डिवाइड होने वाला होगा, तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, ये क्रोमोसोम्स में बदल जाएगा, ऐसे क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। तब क्या होगा, ऐसे क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये थ्रेड लाइक नेटवर्क है। थ्रेड लाइक नेटवर्क क्या है, ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जब सेल डिवाइड होता है तो वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मैंने क्या बोला कि क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है जब सेल डिवाइड होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब भी सेल डिवाइड होता है तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो आप क्या बोलोगे, क्रोमोसोम्स। तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है यार, तुम ध्यान ही नहीं देते हो क्लास में, बताओ। नहीं समझ में आ रहा, दोबारा पूछो, मैं बताऊंगा। मैंने अभी तो बताया कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो है जब वो डिवाइड होता है सेल, जब भी सेल क्या होता है, डिवाइड होता है, तो उसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स। मतलब ये जो उलझी हुई थ्रेड्स पड़ी थी वो सारी की सारी ऑर्गेनाइज होके क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। समझ में आई अब बात, कोई बता सकता है ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, मिलियन, मिलियन क्रोमोसोम्स होते हैं, हैं? एक ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स, याद रखना। कितने होते हैं, 20, 46, पेयर मतलब जोड़ी। तो ये थ्रेड लाइक, आपसे अगर ये कुछ सवाल पूछ लिया जाए कि क्रोमोसोम्स क्या हर टाइम सेल में प्रेजेंट होता है, तो आप क्या आंसर करोगे, चाहे वो सेल डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, क्रोमोसोम्स हर टाइम प्रेजेंट होते हैं सेल में, आप क्या जवाब दोगे, एजर्शन पूछा जाए तो? अगर आपसे ये एजर्शन पूछा जाए कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेल में हमेशा प्रेजेंट होते हैं, हमेशा प्रेजेंट होते हैं, कब प्रेजेंट होते हैं, जब सेल डिवाइड हो रहा है, बस इतनी बात बोल रहे हैं। जब सेल डिवाइड हो रहा है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमैटिन। जब सेल डिवाइड हो रहा तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो उसमें
क्रोमैटिन। बोलो साथ साथ, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? क्रोमैटिन। और जब सेल डिवाइड होगा तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? एग्जैक्टली। अब इसको दो बारी पढ़ लेना। अच्छा, इसके अंदर ना, मैंने अब आपको बताया ना मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, तो ये हमेशा यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि यूकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी कितनी मेम्ब्रेन होती है, तो आप बताओगे डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। तो न्यूक्लियस के आसपास दो लेयर की मेम्ब्रेन नजर देखने को आपको मिलेगी। दो लेयर की मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी, और आपको इसमें देखने को मिलेंगे न्यूक्लियर पोर्स। आपको देखने में मिलेंगे क्या? न्यूक्लियर पोर्स, कहीं कहीं पे। इतनी बात समझ में आ गई? ये अंदर जो बॉडी है इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये जो डार्क कलर की आपको नजर आ रही है ना बॉडी, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोलस। अब ये जो क्रोमैटिन है इसको थोड़ा ध्यान से देखो। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसे ऐसे थ्रेड कभी देखे हैं तुमने लाइफ में? कहाँ देखे हैं? टी शर्ट्स में तो है ही है हमारे। आपने इतना तो सुना होगा कि भाई अगर कोई क्रिमिनल क्राइम करके जाता है और उसका ब्लड वहां पे पाया जाता है, तो उसका डीएनए मैच कर लेते हैं। तो आपने कभी जानने की कोशिश करी है कि वो डीएनए क्या होता है? जानना चाहोगे? चलो बताते हैं। अब ये जो क्रोमैटिन होता है इसके अंदर ना एक इंफॉर्मेशन होती है, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बात समझ में आई? ये जो इंफॉर्मेशन हमें हमारे पेरेंट्स से मिली होती है, हमें हमारे पेरेंट्स से मिली होती है। तो ये कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये स्टोर किस फॉर्म में होती है? हमारे सेल्स में किस फॉर्म में स्टोर होती है? डीएनए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये बात याद रखना। डीएनए की बात करी है मैंने, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और साथ में एक और प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं आरएनए। ये भी प्रेजेंट होता है, इसका नाम भी याद रख लेना, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोला मैंने? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। बेटा मैं आ रहा हूं, पहले न्यूक्लियस तो पढ़ाने दे, पहले न्यूक्लियस तो पढ़ाने दे यार। अभी तो इतना इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक चल रहा है, तेरा ध्यान पता नहीं कहाँ पे है। इधर ध्यान दे। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और साथ में हमने क्या पढ़ा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और हमने क्या पढ़ा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? हमारे पेरेंट्स से। बात समझ में आई? हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है किस फॉर्म में? डीएनए। बोलो मुंह से भाई, डीएनए और आरएनए। जेनेटिक इंफॉर्मेशन की हमारी रिजेम्बलेंस हमारे पेरेंट्स से कैसे मिलती है? अब आप देखो, कई बार हमें पता नहीं लगता कि भाई कोई किसी का बेटा है। सपोज करो डिलीवरी हुई है दो बच्चों की, दो बच्चों की क्या हुई है? डिलीवरी हुई है। एक मिनट, तो मैंने आपको क्या बताया था? जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है, क्रोमैटिन के अंदर होता है। अब मैं तुम्हें रिजेम्बलेंस के बारे में बता रहा था। किसके बारे में बता रहा था? रिजेम्बलेंस के बारे में। रिजेम्बलेंस के बारे में ध्यान से समझो।
दो बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है, दो बच्चे पैदा हुए हैं। अब तुम्हें ये नहीं पता ये बच्चा किसका है, कैसे पता करोगे? डीएनए से। मदर का डीएनए लोगे या फादर का डीएनए लोगे और उसको बच्चे के डीएनए के साथ मैच करा के देख लोगे। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो डीएनए मैचिंग से कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो हेरिडिटरी में मिली है वो किसके पास है। अच्छा, यहां पे एक एक्सेप्शन है। ऐसा कौन सा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता? कल बताया था, कल ही पढ़ाया था, कल के लेक्चर में। बताओ बताओ, कल के ही लेक्चर में पढ़ाया था, ज्यादा दूर नहीं है। मतलब इतनी तुम्हारी मेमोरी जो है। सेल पूछ रहा हूं, सेल कौन सा टाइप का सेल है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ऑर्गेनेल ही होगी। कुछ भी, कुछ भी। कल हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक नहीं पढ़ा था, उसमें कौन सा सेल था? सेल कौन सा डाला था मैंने? मैंने रेड ब्लड सेल के बारे में बात करी थी, आरबीसी, ऑक्सीजन कैरिंग। आरबीसी को ही तो मैंने इसके अंदर डाला था, और तब भी मैंने बताया था कि आरबीसी एक ऐसा सेल है, नोट कर लेना, जिसमें न्यूक्लियस। हाँ, मेरी बात सुन रहा है? देख बेटा, तुम पढ़ने नहीं आते हो, तुम मस्ती करने आते हो यहाँ पे, मैं पहले बता रहा हूँ तुम लोगों को। अगर जो तुम पढ़ने आते हो ना तो फिर यहाँ पे ध्यान दिया करो। कल ही पढ़ाया है बेटा, कल ही पढ़ाया है मैंने। मैंने अभी ज्यादा दिन हुए भी नहीं इस चीज को, कल ही पढ़ाया है। और कल ही पढ़ाने में तुम ये भूल गए हो कि आरबीसी जो है उसके बारे में सर ने बताया था कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। कल घर पे जाके वीडियो देखना, कल की वीडियो घर पे जाके देखना, आरबीसी के बारे में मैंने बताया हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो आरबीसी जो है उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है वो 120 दिन की होती है, मतलब 120 दिन तक एक आरबीसी हमारे ब्लड में रहता है। बात समझ में आई? yes, अब प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ना, एक बात मैंने प्रोकैरियोटिक के रिगार्डिंग बतानी है, उसके अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क ऐसे ही पड़ा होता है बिना किसी न्यूक्लियस के, साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़ा होता है। तो उसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ये बात याद रखना। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स। अब हम पढ़ेंगे क्या? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के लिए देखो, राइबोसोम्स बेसिकली जो तुम ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, तुम ये जो सारा स्ट्रक्चर देख रहे हो रेड कलर का, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस के साथ लगा हुआ है। राइबोसोम्स क्या है मैं पढ़ा रहा हूँ। राइबोसोम्स ये हैं, राइबोसोम्स ये हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगा होता है हमारा राइबोसोम्स। अब तुम इस डायग्राम को ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या लगा होता है? राइबोसोम। दोनों एक ऑर्गेनेलिस हैं, ये ऑर्गेनेलिस एक तरीके से न्यूक्लियस के साथ लगी होती हैं। वहीं पे आ रहा हूं, पहले इतनी बात समझ में आ गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके साथ लगा होता है? सेल के साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के साथ लगा हुआ है, और इसके अंदर ये जो पर्पल पर्पल करके मोती नजर आ रहे हैं, ये क्या है? राइबोसोम्स। अब ये मोती क्या हर जगह नजर आ रहे हैं तुम्हें?
ये जो राइबोसोम्स है क्या हर एक पे नजर आ रहे हैं? हर एक पे नजर आ रहे हैं? यहां पे नहीं है? तो यहीं पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में डिफरेंस आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। इसके अंदर राइबोसोम्स नहीं होते। नहीं, इट मैन्युफैक्चर्स प्रोटीन। जो ये राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, इनका काम होता है प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करना। इस यस, प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करना किसका काम होता है? राइबोसोम्स का। किसका काम होता है? राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। तो ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। जहां पे आपको राइबोसोम्स नजर आए जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो आपने उसको नाम दे देना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या काम करते हैं बनाने का? प्रोटीन्स। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बताया इसके अंदर कोई भी राइबोसोम्स नहीं होता, तो ये बनाने का काम करते हैं लिपिड्स। क्या बनाते हैं ये? लिपिड्स। अब प्रोटीन और लिपिड्स के बारे में कल मैंने आपको बताया था, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस यहां से होती है प्रोटीन और लिपिड से, और प्रोटीन और लिपिड्स यहां से बनते हैं। बात समझ में आई? इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इतनी बात आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। बाकी गोल्गी ऑपरेटर्स वगैरह हम कल करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आज आपको इतना मैंने कितना क्या क्या पढ़ाया आज मैंने? मैंने न्यूक्लियस के, मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस बताया। तो इतना आई थिंक आप लोगों को आज क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई आपको फर्दर डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई चीज दोबारा समझ नहीं हो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।